कई डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, नीरज कैसे डायरेक्टर हैं सेट पे? हम तो नीरज को जानते हैं सब, लेकिन सेट पे कैसे हैं वो? हाउ डज ही हैंडल दिस होल स्टोरी टेलिंग? नीरज सर की खूबी ये है कि आप उनके सेट पर जब कोई भी एक्टर काम करता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि एक्टर का सेट है। उन्होंने एक बहुत ही नई चीज़ इस बार हमें सिखाई थी, कोड 360। अब कोड 360 ऐसा है, कभी नहीं देखा मैंने किसी भी सेट पे, ये नहीं देखा। प्रॉपर उनका होमवर्क था और उन्होंने पूरे टीम मेंबर्स को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि अब से सेट पे जो सीन चल रहा है आसपास के सारे लोग उसी भाव में बात करेंगे। ईशान, और आपकी सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपकी दोस्ती लगती है, लग रहा है मैं एकदम दो दोस्तों को देख रहा हूँ। उनके साथ खुश हो रहा हूँ, उनके साथ दुखी हो रहा हूँ। कैसे ये रैपो बनता है? आप जानते थे पहले, आप सेट पे मिले, क्या कैसे रैपो बना? ईशान और मैं बस एक दूसरे को काम से जानते थे, हम पर्सनल लाइफ में एक दूसरे कैसे हमें पता ही नहीं था। तो सर का ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट उनका नोट था कि ये फ्रेंडशिप पे फिल्म है, तो अगर तुम दोनों की फ्रेंडशिप फेल हुई तो ये फिल्म फेल हो सकती है। हाँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ जेन्युइनली भी उतने ही कनेक्ट हो जितने शोएब और चंदन है। बिल्कुल, हाँ। और उसके लिए एक फॉर्मूला सिर्फ सर ने दिया था कि आप जाके एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। सेम विद जानवी के साथ भी मैं भी जानवी के घर पे गया था, हमने बातें की, डिनर किया, एक दूसरे को जानने की कोशिश की कि एक्चुअली जानवी खुद एज अ पर्सन कैसी है, नॉट दैट कि बाहर की इमेज क्या है। आपकी फिल्म ऐसी फिल्म है जो इंडिया की सबसे नजर रहेगी। ऑस्कर का दिन आएगा, पहले शॉर्टलिस्ट का दिन आएगा। इंडस्ट्री के जो ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म का बहुत अच्छा चांस है, ये शॉर्टलिस्ट में भी जा सकती है, ये जीत भी सकती है। आप लोग का क्या माइंड स्पेस है? मेरा पता है, मुझे बाकियों का आपका सब लोग अपना होपफुल है जी। जहां तक हम पहुंच पाए मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, आगे के लिए होप कर रहा हूँ। और आई होप सब कुछ हमारे फेवर में ही हो। अब तक आपको किसका मैसेज आया जो आपको लगा वाह यार, लेकिन इन्हें भी पसंद आई? जो भी रिव्यू देखता हूँ मैं हर एक शेयर करता हूँ अपनी स्टोरीज पे, हर एक शेयर कर रहा हूँ मैं। बट एक है वो मैं कर ही नहीं पाया बिकॉज उसमें लिखा था कि नेक्स्ट इरफान खान। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट यार। मैं अनकंफर्टेबल हो गया। आपको लेजेंड से कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा लगा बट अच्छा नहीं लगा। दिस इज सो बिग, ये मैं ले ही नहीं पाया, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। आई एम ग्लैड कि लोग ऐसा सोचते हैं। नमस्ते, मैं हूँ विशाल नरेश प्रीति जेठवा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। विशाल, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। ये एक अलग ही किस्म का टाइम है, आप इंजॉय कर रहे हैं? मैं तो प्रोसेस कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो डिसबिलीव में हूँ थोड़ा सा। जब थोड़ा सा गैप मिलता है जब काम से, तब मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हिट होता है कि ओ ऑस्कर, बाप रे ऑस्कर। और आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आज फिल्म की रिलीज डेट भी है, तो इवन मोर एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ। और एक्साइटेड हूँ लोगों के रिएक्शन जानने के लिए और कैसे फिल्म इंडिया में रिसीव होती है, बिकॉज इंटरनेशनली तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। ऑस्कर का नाम जुड़ गया, टिफ और कैन और मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, तो हर एक जगह सराहना मिली, 9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो अब यहाँ की ऑडियंस कैसे रिसीव करती है वो तो एक एक्साइटमेंट है मुझे। राइट। विशाल, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा, आपके बारे में अभी जानना है। आपको कई लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन जस्ट फॉर दोज हु आर स्टिल अभी होम बाउंड देखेंगे, दे लुक यू, आप गूगल करेंगे, उनके लिए ये इंटरव्यू है। आप कहाँ पले बड़े, कहाँ से आए, कहाँ से मूवी ज्वाइन की? ओके, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं मुंबई से ही हूँ, बट मेरा नेटिव गुजरात है। मेरे मॉम दीव से है जी। दीव, ओके। और बचपन में यहीं पे पला बड़ा, मैं मलाड में रहता था मैं शुरू में। और स्कूलिंग मेरी कुछ साल मलाड में ही हुई, गुजराती मीडियम स्कूल में मैंने पढ़ाई की टिल 10th स्टैंडर्ड। और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए कुछ रीज़न के वजह से, हमारे थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो हम मीरा रोड शिफ्ट हो गए। वहाँ पे 3-4 साल पढ़ाई की एंड देन मैंने तुरंत एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। So I used to work as a background dancer before in 2009. तो 2009 में मैंने बैकग्राउंड डांसिंग ज्वाइन किया, बट देन आई रियलाइज्ड के इट्स नॉट फॉर मी, मुझे बहुत सही नहीं लगा। मैंने एक शो भी किया था सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, उसमें लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन करने सर आए थे, सलमान सर, असीन मैम, अजय देवगन सर, और उनके पीछे मुझे डांस करना था, तो वो मैंने किया। देन एक्टिंग के प्रति एक झुकाव ही हो गया था जब मैंने एक एक्टिंग क्लास देखा और वो बोर्ड पे लिखा था यू स्टार थिएटर ग्रुप एक्टिंग क्लास। तो एक्टिंग नाम सुन के बड़ा फैसिनेटिंग लगा और मुझे लगा आई विल जॉइन दिस क्लास। और मम्मी ने कुछ करके पैसे वैसे यहाँ से जुगाड़ करके इंस्टॉलमेंट में हमने शुरू कर दिया एक्टिंग क्लास।
और मुझे पता नहीं किस अलग तरीके का प्यार ही हो गया, और वहाँ से मेरी लाइफ एक्चुअली बदलने लगी। उससे पहले मैं थोड़ा ऐसा मस्तीखोर बच्चा था, और शायद बिगड़ भी सकता था, ऐसे भी चांसेस थे मेरे, क्योंकि स्कूल में यहाँ वहाँ थोड़े हमारा पीटी भी कर लेता था, गालियाँ वालियाँ देता था, थोड़ा बिगड़ैल बच्चा था मैं। आज देख के कोई नहीं बोलेगा ये सब आपने किया है। पता है ऐसे लोग ही बदल जाते हैं, जो हाँ। बचपन में आपको लगता है इतना मस्तीखोर है, ये कैसा है, वो पता नहीं जिंदगी में इतने सीरियस हो जाते हैं और कैसे बदल जाते हैं। तो मैं आई थिंक उनमें से एक हूँ। तो सर के पास, जैसे शोएब खान सर मेरे गुरुजी का नाम है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तालीम दी। उन्होंने मुझे कहा कि एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और मुझे उन्होंने दोनों में ट्रेन किया। तो मुझे हर चीज़ की अहमियत के बारे में पता चला उन्हीं के वजह से। मतलब फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है, पैसे का इम्पोर्टेंस क्या होता है, काम को कितना सीरियसली लेना। और फर्स्ट डे ऑफ एक्टिंग क्लास मुझे याद है, मुझे बहुत बोरिंग लगता था लगा था वो क्लास, क्योंकि मैं जो ड्रीम के साथ गया था अंदर, मुझे लगा कि अब तो डायलॉग वायलॉग बोलेंगे, ऐसे शाहरुख खान बन के बाहर निकलेंगे, और वैसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या किया? मुझे बोल रहे हैं सर कि जिंदगी में कभी हार मत मानना। ये सब नहीं सुनना है यार। बाद में कपड़े जो भी शूटिंग पे थे, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं पहनूंगा, वो नहीं पहनूंगा, टाइम पे पहुंचना है, सबकी इज्जत करना है। तो मैंने सोचा ये सब बातें क्यों बता रहे हो यार, डायलॉग दो मेरे को, मैं भी बोलूंगा। बट अब मेरे को रियलाइज होता है कि वो चीज़ की वजह से पहुंचे हैं, सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं, क्योंकि उसके अलावा आई थिंक मेरे पास ये जो विजडम आया जो सर ने दिया वो इम्पोर्टेंट था। और पहले ही दिन मुझे एक पोएम पढ़ने के लिए कहा था, हरिवंश राय बच्चन सर की जो पोएम है वो हमारे एक्टिंग क्लास में लगी हुई थी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एवरीडे आके हमें वो पोएम बोलनी ही है। मतलब कुछ भी क्लास शुरू करने से पहले वो हमारा एक मंत्र ही था कि शुरू में आओ और वो पोएम आपको पढ़नी है और वो परफॉर्म करनी है। तो आपका वो सीरियसनेस और वो पागलपन हमेशा रहे। फिर 10 साल टेलीविजन, देन मर्दानी, और बीच में कुछ और भी फिल्में की मैंने, एंड देन ये तो एक और, मतलब भगवान ने चाहा कि एक और स्टेप ऊपर आ जाए। बिल्कुल। जब आपने कहा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे, आप लोग मीरा रोड शिफ्ट हुए, तब आपने ये एक्टिंग सब शुरू की। क्या देखा या क्या समझा कि ये कहाँ से आया? कहीं कुछ तो देखा होगा या किससे इंस्पिरेशन लिया? नहीं, समझ लीजिए ऐसे कई बार मेरी मॉम एक्चुअली कभी कभार एज ए जूनियर आर्टिस्ट चली जाती थी। बहुत मतलब आई थिंक इसको काउंट ही नहीं कर सकते। कोई भी एक ऐसा समझ लीजिए थोड़ा नॉट सो बहुत अच्छे तरीके का नहीं, बट कोई एक एल्बम सॉन्ग शूट हो रहा है तो वहाँ पे पीछे किसी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक बार वो चले गए और मुझे भी ले गए, और मुझे एक कोई तो रोल दे दिया था, मुझे याद है कि पैसे मांगने हैं और वो बंदा आपको धक्का मार के गिरा देगा, ये एक रोल करना है। और मैंने ऐसे ही कर लिया था, बनियान मैं आ गया और मैंने वो रोल कर लिया। आई थिंक ऐसी ही छोटी मोटी चीज है, अदरवाइज एक्टिंग का वैसे इसके अलावा कोई ताल्लुकात नहीं है मेरे। दूर दूर तक चाचा मामा काका के भाई के बेटे के चाचा के कोई एक्टर भी नहीं है, स्पॉट दादा भी नहीं है, मेकअप दादा भी कोई भी नहीं है। मैं एकदम खुद ही एक फर्स्ट पर्सन हूँ। वाह। तो ऐसी जर्नी रही है। अब आपकी मम्मी क्या बोलती है, क्या सोचती है आपकी एक्टिंग के बारे में? ये तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्या क्या दिखाया मम्मी को, कहाँ घुमाया? मम्मी को तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ जहाँ मैं लेके जाता हूँ। टीवी के समय पे तो मैं उन्हें हर सेट पे लेके जाता था। अब थोड़ी चीजें अलग है, हर जगह पे लेके नहीं जा सकते, बट स्टिल जैसे बड़े मौके होते हैं, जैसे कैन में हमारी फिल्म फर्स्ट टाइम, मतलब इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में जाना, और मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं मम्मी को लेके जाऊँ। और मम्मी ने मुझे बोला भी था, मतलब हमारी ये बात हुई थी, तो वहाँ से मैंने ये निकाला है कि सब लोग जब ऑडिशन दे रहा था, मुझे याद है हम ट्रेन में आते थे, ऑटो पकड़ के जाते थे, मुझे जगह नहीं पता थी अंधेरी में लोखंड वाला क्या है, महाड़ा क्या है, ये सारी चीजें पता नहीं थी। तो मम्मी मुझे हाथ पकड़ कर ऑडिशन में लेके आती थी। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं हाथ पकड़ी मम्मी को विदेश घुमाऊं, और उनकी वजह से अगर यहाँ पे पहुंच पाया, तो इस समय पे बाकी सारे लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी माँ है मेरे लिए। 100%। तो मैं वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर जगह लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है मैं करता हूँ। तो कहाँ लेकर गए, कहाँ? तो मैं कैन में गया था, और पेरिस में पेरिस लेके गया और एक आइकॉनिक फोटो खींच लिया मैंने मम्मी के साथ आईफिल टावर के सामने।
फिर मॉम को डिज्नीलैंड लेके गया था मैं। अरे और डिज्नीलैंड के बाहर आके ही मम्मी तो रोने लगी कि बेटा क्या पूछी गया आपने। तो हमारे घर पे वो ग्रेटफुल फीलिंग आती ही रहती है हमेशा कि यार कैसे जर्नी हो गई। इसीलिए अभी बीच में मुझे अभी हमारे प्रीमियर के दिन मुझे रोना भी आ गया था रेड कारपेट पे। देखा हमने। हाँ जी, आपकी मम्मी आपको कंसोल करने आई। हाँ मम्मी उल्टा हुआ, वरना मम्मी हमेशा इमोशनल हो जाती है और मुझे रोकना पड़ता है। इस बार उल्टा हो गया और मम्मी ने बोला कि जी रहे कोई बात नहीं। नो दैट्स अमेजिंग। और आप अपने बलबूते पे अपनी मम्मी को ये सब दिखा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इट्स अमेजिंग। होमबाउंड की बात करें कि बहुत ही मुश्किल फिल्म है इमोशनली, आई डोंट नो फिजिकली बट इमोशनली देखने वाले के भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा सब हुआ था, हमारे सामने हुआ था, माइग्रेंट वर्कर्स चल के गए थे, कितने मर गए, ये सब। बट अब ये जब वापस देखते हैं एक इट्स लाइक स्क्रैचिंग योर वुंड्स, कि सो इट्स डिफिकल्ट टू वॉच ऑल्सो। आपको अभी आप ये सब सीन्स कर रहे थे, आप चल के जा रहे हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, व्हाट वाज ऑन योर माइंड, हाउ डज वन परफॉर्म लाइक दैट? सी परफॉर्मेंस के पहले तो वी ऑलरेडी नो के हम ऑलरेडी ये फील कर चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, बट व्हाइल परफॉर्मिंग आई थिंक वो सारा प्रेशर बहुत ज़्यादा लेके चलना इट्स नॉट राइट ऑल्सो, वरना हम वैसे भी दिशा भटक जाते हैं हमारे काम से। उसके बाद जब देखने का समय आएगा, जब बात करने का समय आएगा, वी कैन टॉक अबाउट इट एंड हमको पता है कि हम क्यों कर रहे थे। बट ये सारे फैक्टर जब पता होते हैं तो एक सीरियसनेस डेफिनेटली बढ़ जाती है, एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है पूरे फिल्म का भार उठाने की। तो उस तरीके से मैं देखता हूँ, बट while performing it is better I be in that moment, बिल्कुल, तो ही मैं उसको कन्वे कर पाऊंगा, अदरवाइज वो जो जस्टिस देना चाहते हैं वही नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्म करके ही बताना तो पड़ेगा ही। राइट। कई डायरेक्टर्स का आपने काम किया है, नीरज कैसे डायरेक्टर है सेट पे? हम तो नीरज को जानते हैं सब, लेकिन सेट पे कैसे है वो? हाउ डज ही हैंडल दिस होल स्टोरी टेलिंग? ओके, तो नीरज सर की खूबी ये है कि आप उनके सेट पर जब कोई भी एक्टर काम करता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि एक्टर का सेट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सेट पे जा रहा हूँ मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होगी कि परफॉर्म करने के लिए, नॉट दैट कि आप 2-3 घंटे टाइम लगा रहे हो, नॉट दैट, बट जैसे सर म्यूजिक सुनता है और जब भी कोई इमोशनल सीन है वो कोशिश करेंगे कि आप कोई ऐसे एक्टर हो जिसे कौन सा म्यूजिक से आपको हिट होता है, या आपको इमोशनल सीन करना है, आपको गुस्से वाले सीन करना है, आपको सिर्फ एक फीलिंग में आप शांति से बैठे हो, तो उस तरीके के उन्होंने प्लेलिस्ट बना के रखे थे और वो सुनाते थे सीन के पहले, सो दैट समटाइम्स इट हेल्प्स कि आप वो सीन में उतर जाओ। एट द सेम टाइम ही विल टेक केयर के ऐसा तो नहीं है कि ये गाना सुन के आप कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर हो रहे हैं और अननेसेसरी इमोशन आ रहा है, तो वो एक कोशिश करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही नई चीज़ इस बार हमें सिखाई थी, कोड 360। अब कोड 360 ऐसा है, कभी नहीं देखा मैंने किसी भी सेट पे, ये नहीं देखा। प्रॉपर उनका होमवर्क था और उन्होंने पूरे टीम मेंबर्स को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि अब से सेट पे जो सीन चल रहा है आसपास के सारे लोग उसी भाव में बात करेंगे और क्लैप भी ऐसे ही दी जाएगी, क्योंकि क्लैप सुनने में बड़ा ही छोटी चीज़ लगती है, बट व्हाट हैपेंस, आप बड़ा ही इमोशनल सीन कर रहे हो और उसके पहले शॉट 3 टेक 1 ठक, तो आप पूरे इमोशन से हिल जाते हो और वो इतना फ्रजाइल होता है, वो इमोशन पकड़ के रखना इतना नाजुक है वो चीज़ कि वो तुरंत चले जाएगा और सीन यहाँ से वहाँ पलटी हो सकता है। ये चीज़ यस, और सर को ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक्टिंग ना करें, एक्टिंग या कुछ ज्यादा करने की कोशिश करने, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट एक्सप्रेस वही है। तो आप अपने आप को फील करके वहाँ पे रखो और कुछ ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। वो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी और राइटिंग भी उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करके लिखी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की इसको इस तरीके बोलते हैं बड़ा क्रिएटिव लगेगा, नहीं, ये कितना सादगी से सुंदरता तक पहुँचने की आई थिंक वो जर्नी वो राइट। ईशान और आपकी सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपकी दोस्ती लगती है, लग रहा है मैं एकदम दो दोस्तों को देख रहा हूँ, उनके साथ खुश हो रहा हूँ, उनके साथ दुखी हो रहा हूँ। कैसे ये रैपो बनता है? आप जानते थे पहले, आप सेट पे मिले, क्या कैसे रैपो बना? ईशान और मैं बस एक दूसरे को काम से जानते थे, हम पर्सनल लाइफ में एक दूसरे कैसे हमें पता ही नहीं था। और हम तो सर का ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट उनका नोट था कि ये फ्रेंडशिप पे फिल्म है, तो अगर तुम दोनों की फ्रेंडशिप फेल हुई तो ये फिल्म फेल हो सकती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ जेन्युइनली भी
उतने ही कनेक्ट हो जितने शोएब और चंदन है। बिल्कुल, हाँ। और उसके लिए एक फॉर्मूला सिर्फ सर ने दिया था कि आप जाके एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे के रियल लाइफ में झांकने की कोशिश करो, ना कि ऊपरी दोस्ती रखो। मतलब ये नहीं है कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश कर दिया, अच्छी अच्छी बातें की और बस हैपनिंग बात बताई जो हम किसी एक नॉर्मल पर्सन से फर्स्ट सेकंड टाइम मिलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि वल्नरेबल हो जाओ एक दूसरे के सामने और हमने वही किया। तो मैं गया था ईशान के घर पे, उसके घर पे विंडो के पास हम लोग बैठे उसका सी फेसिंग घर पे और उसने कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई मेरे लिए। कॉफ़ी भी अच्छी बनाया था वो। अच्छा, कॉफ़ी अच्छी बनाता है, गुड। और डिज़ाइन कर था ऊपर। अरे वाह, अच्छा। तो हम बैठे कॉफ़ी पीते पीते 4-5 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला और बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन भी थी, डेप्थ वाली कॉन्वर्जेसन थी और एक बहुत ही खूबी भी है उसकी कि वो बिना जजमेंट के आपकी बात सुनता है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करता है इवन दो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो उस दिन हम एक दूसरे के साथ थोड़े खुल गए। सेम विद जानवी के साथ भी मैं भी जानवी के घर पे गया था, हमने बातें की, डिनर किया, एक दूसरे को जानने की कोशिश की कि एक्चुअली जानवी खुद एज अ पर्सन कैसी है, नॉट दैट कि बाहर की इमेज क्या है। और यही एक मैंने डायनामिक भी समझा कि तीनों की लाइफ जर्नी बहुत अलग रही है। तीनों बहुत अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वैल्यू सिस्टम अलग है और अपब्रिंगिंग तीनों की बहुत अलग है। फिर वो फाइनेंशियली भी हो, पोजीशन वाइज भी हो, हर तरीके से तीनों अलग है। बट हम लोग तीनों फिर भी कनेक्ट कर गए और उसका एक ही रीज़न है, हम हर एक लोगों की जर्नी की रिस्पेक्ट करने लगे और एक तीनों एक दूसरे के साथ बड़ा सेफ भी फील करते हैं। यानी ये इसीलिए आई थिंक सब जो बॉन्ड जो रियल लग रहा है उसका ये एक रीज़न है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि यार आपकी ईशान की, आपकी जानवी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है फिल्म में, तो मैं इसको बहुत बड़ी विक्ट्री मानता हूँ। क्योंकि ये अगर वर्क नहीं करता तो आई थिंक फिल्म वर्क नहीं करती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म इज बेस्ड ऑन हमारी फ्रेंडशिप और हमारे और मेन ये कोई फिल्म ऐसी नहीं है कि जो आपको लार्जर देन लाइफ सिनेमा दिखाती है कि आप ब्यूटी शॉट्स ले लोगे, ये सारी चीजें म्यूजिक डाल दोगे। इट इज नॉट दैट। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस के परफॉर्म हम अच्छा करें हर तरीके से। फिर वो डीओपी का काम हो, डायरेक्शन में काम हो, सिनेमेटोग्राफर कुछ भी हो, आई थिंक हर तरीके से परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक वही हमारा फोकस था एंड जिस हिसाब से सराहना मिली ऐसा लगा कि कुछ हद तक उसको पार कर पाए हम लोग। नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल पार किया है। ये जो कैरेक्टर है, ये शर्मा रहा है अपने बैकग्राउंड से, उसको शर्म आ रही है, ये SC ST नहीं फिल करेगा अपने फॉर्म में। ये कैरेक्टर आपने कैसे समझा, कितना डीप आप गए समझने के लिए कि ये क्या हुआ है इसके साथ? तो इनहेलेशन ऑफ, आई थिंक मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, बट जात पात का विनाश आई थिंक इन हिंदी। सर ने मुझे हिंदी में पढ़ने के लिए कहा था, तो मैंने वो बुक पढ़ी और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म के पूरे टॉपिक का पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी है। तो वो मैंने पहले पढ़ा, मुझे सर ने कहा था कि यू हैव टू रीड दिस। उसके बाद ये मेरे लिए एक बड़ा ही नया टॉपिक था। मुझे नहीं पता था कि हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं ये इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है और ये कितना बड़ा इशू है। आइडेंटिटी, मतलब अपने आप से शर्माना और इस बात के लिए भी डरना कि एक बार आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे और लोगों के सामने रखोगे तो लोग आपको किस नज़र से देखेंगे और उसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे और वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो आप बहुत डरते हो। ये बात मुझे ज़रा भी पता नहीं थी। ये डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक हर जगह है वर्ल्ड में, हर जगह वर्ल्ड में है और ये कितनी अहम और कितनी ऐसी बात है जिसका सॉल्यूशन लाना आई थिंक सालों लग जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ। जी। और मैं फिल्म में यही होप से हम लोग आए हैं एटलीस्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये रूटेड है ना हर जगह, हाँ, मैं ये सेफ रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड आप हर जगह पे जाओ, आई थिंक ये जो अटैचमेंट होती है अपने रिलीजन से, अपने बिलीव सिस्टम से या अपने थॉट से, अपने फूड हैबिट से, ये उसके अगेंस्ट अगर कोई भी बात करे ना तो आपको बड़ा चुभता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अलग आइडियोलॉजी का इंसान है हम उसको हेट करने लगे बिकॉज वो ऐसा है। करेक्ट।
तो मुझे ये टॉपिक के बारे में पता नहीं था, जो इस फिल्म के माध्यम से मैं समझ पाया, और इसने मुझे भी कहीं हद तक बहुत शिफ्ट किया है। मैं भी अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ पाया, ज़्यादा बेहतर एक्सेप्ट कर पाया, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड टिल अ सर्टेन पॉइंट आई डिडंट इवन रियलाइज के अच्छा मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा हूँ कि अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ। तो दैट इज़ वाई मैं इस तरीके से डीप में गया कि मैं खुद को भी समझ पाया हल्का सा। और फिर आई थिंक स्क्रिप्ट में आई थिंक वो वेपन है, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, एंड यू हैव अ डायरेक्टर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टर एंड राइटर, तो दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई फील, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। एज अ डायरेक्टर भी परफॉर्मेंस भी निकलवा सकते हैं, एट द सेम टाइम आपको थॉट भी दे सकते हैं कि वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम जी। यू नो उस दिन जब हम तीनों मैं आप तीनों का इंटरव्यू कर रहा था, तब नीरज ओपनड अप एंड ही सेड यू नो हाउ ही आल्सो कम्स फ्रॉम देयर, यू नो उन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी एक समय पे छुपाई थी। आप जानते थे उनके बारे में? नहीं, मैं जानता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम जब सर से मिला, मेरा और ईशान का आई थिंक केमिस्ट्री चेक करने के लिए मुझे धर्मा ऑफिस बुलाया था। तब सर ने मुझे ये बात बताई थी, और मुझे एक्चुअली तब समझ में आया, बट वही सर जो कह रहे थे उसकी डेप्थ इतनी गहरी होगी और वो इतना बड़ा पॉइंट होगा, मुझे वो रियलाइजेशन था नहीं। मैं आई थिंक जैसे चंदन की जर्नी रही है ये सारी चीजें समझने की, जैसे आप देखते शोएब भी उसको बताता है कि तू डरा क्यों, तू लिख क्या आता, तू बोल क्या आता, ये सारी चीजें जैसे चंदन की एक जर्नी रही है, मेरी भी आई थिंक फिल्म में थ्रू आउट वैसी जर्नी रही है। फिल्म का शूट कंप्लीट करते करते, फिल्म में वर्कशॉप लेते लेते मैं भी तब धीरे धीरे समझ पाया, बट सर के बारे में मुझे ये पता नहीं था। और पता होता तो भी मुझे ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती कि अच्छा ऐसी बात है सर, अच्छा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, बोलो ना कि आप ये हो। मुझे ये इतना बड़ा पॉइंट लगा ही नहीं था, बट खुद के ऊपर शर्म ये कितना चुभता है, आई गॉट टू नो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। या बिल्कुल। विशाल, डू यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ मूवीज जहाँ पर इतनी बड़ी बात बताई जा रही है, इतनी सोसाइटल बात, इतनी रेलेवेंट, इंडिविजुअली लोग देखेंगे सबको लगेगा मेरी भी ऐसी कहानी है, यू नो आपको अच्छा लगता है कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवीज? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जी। और मैंने अब तक ज्यादातर काम किया है जिसमें कुछ ना कुछ एक मुद्दा ऐसा रहा है। आप मर्दानी भी देखेंगे तो भले ही मैंने एक साइको किलर और बाकी जो भी आपको पता ही है कैसा रोल था, बट मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लगती है जहाँ पे मैं समाज में थोड़ी सी अवेयरनेस ला सकूं और एटलीस्ट वो बातें शुरू कर सके, थोड़ी हलचल शुरू कर सके, बट नॉट दैट के मुझे कमर्शियल सिनेमा नहीं करना है या मैं कुछ रिजिड हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने जो फिल्म्स की सलाम वेंकी और ये हमने उस समय भी इंटरव्यू किया था, आई थिंक मैंने आपको पूछा था ये भी कि आप ये फिल्म्स क्यों चूज कर रहे हो? नहीं सर, ये पूरी एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट में आंसर बताऊंगा। इट इज नॉट अबाउट कि मैं चूज ही करता हूँ हमेशा। अगर आपको 10 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से आपको 3 स्क्रिप्ट अच्छी लगी, वो यही निकल रही है, और वो उसमें वो कमर्शियल जोन है नहीं, बिकॉज इट इज सेफ फॉर देम टू कास्ट मी इन सच काइंड ऑफ रोल। अरे यार विशाल हो, इसने मर्दानी में ऐसा रोल किया, थोड़ा आर्टिस्टिक, यहाँ पे भी इसको ये करते, इट इज अ सेफ चॉइस। करेक्ट। जबकि वो बदला, थोड़ा वर्सेटाइल एक्टर कुछ लोग मुझे बुलाने लगे, बट आई थिंक और भी अंदर बहुत सारी चीजें भरी होगी और उसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर्स वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओपन रहे और ना कि बहुत ही रिजिड रहे, बिकॉज अगर मर्दानी में ही देखने के बाद मुझे कुछ समय तक नेगेटिव रोल ऑफर होते थे, अगर मैं वही मतलब सिर्फ वही ऑफर होता और सलाम वेंकी ऑफर ना होता तो कोई मुझे टोटली पॉजिटिव रोल में नहीं देख पाते। और यहाँ पे भी आप जब देखेंगे कि मैं भी जब देखता हूँ, एटलीस्ट मतलब मैं भी जब मर्दानी और इसमें अपने आप को एज एन ऑडियंस जब कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, आई फील कि यार काफी अलग लग रहा है। और ये कब हो पाया? ये तभी हो पाया जब किसी ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया और कोशिश की, और देखो आज वो सक्सेस भी हो रहा है। तो आई रियली वॉन्ट कि लोग ये एक्सपेरिमेंट छोड़े नहीं, वरना वो एक बॉक्स में, जैसे वो कहता है ना, बॉक्स में डाल दिया है, विशाल मतलब ये, ईशान मतलब ये क्यों है, ये क्यों है, मैं नहीं पसंद करता। ये बहुत टेलीविजन एक्टर में भी है कि ये टीवी एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है, ये थिएटर एक्टर है, एक्टर है, OTT एक्टर है। जी राइट। यू नो आपकी फिल्म ऐसी फिल्म है जो इंडिया की सबसे नजर रहेगी। ऑस्कर का दिन आएगा, पहले शॉर्टलिस्ट का दिन आएगा,
आप लोग सब क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि सब बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत इंडस्ट्री के जो ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म का बहुत अच्छा चांस है, ये शॉर्ट लिस्ट में भी जा सकती है, ये जीत भी सकती है। आप लोग का क्या माइंड स्पेस है? मेरा पता है, मुझे बाकियों का, हाँ, सब लोग होपफुल है जी। मैं तो बहुत खुश हूँ जितना हुआ है उतना। जी जी जी। मैं अपना पर्सनल लाइफ से मैंने जो सीखा है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, स्पिरिचुअल और ऐसा ही लगेगा, बट मैं तो जहाँ तक हम पहुँच पाए मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। आगे के लिए होप कर रहा हूँ। और आई होप सब कुछ हमारे फेवर में ही हो, और सब कुछ हमारे फेवर में ही होगा। बट मैं बहुत ही कंटेंट फील करने वाला इंसान हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी जहाँ पे पहुँचा। मैं आगे के बारे में कोई स्ट्रेस या होप में या चेज में और आगे के दिन इमेजिन करने में नहीं बिलीव करता, उसका कोई फायदा नहीं है सर। राइट, बिल्कुल। अब तक काफ़ी स्क्रीनिंग्स हो चुकी है, अब तो रिलीज आई है, खाली अभी लोग देखेंगे, लेकिन अब तक आपको किसका मैसेज आया जो आपको लगा वाह यार, लाइक इन्हें भी पसंद आई? मुझे एक्चुअली कल ही एक ऐसा पोस्ट देखा। इतने सारे पोस्ट है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने सारे पोस्ट है, मैं सारे देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी एक ने भेजा और उसमें लिखा था, मैं हर एक स्टोरी आपको मैं बताऊँ, मैं हर एक पोस्ट जो भी देखता हूँ, जो भी रिव्यू देखता हूँ, मैं हर एक शेयर करता हूँ अपनी स्टोरीज पे, हर एक शेयर कर रहा हूँ मैं। बट एक है वो मैं कर ही नहीं पाया, बिकॉज उसमें लिखा था कि नेक्स्ट इरफान खान। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट यार। मैं अनकंफर्टेबल हो गया, भगवान का। मुझे ऐसा था कि मैं हर एक चीज कर रहा हूँ तो ये भी करता हूँ, बट आई थिंक नहीं, ये गलत है। लगा। हाँ मतलब आपको लेजेंड से कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा लगा बट अच्छा नहीं लगा। दिस इज सो बिग, ये मैं ले ही नहीं पाया, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। आई एम ग्लैड कि लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर ये ज्यादा ही कुछ बड़ी बात हो गई। मैंने बोला ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता मैं, तो मैंने वो शेयर नहीं किया। मुझे याद नहीं है कि मैंने लाइक भी किया या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। मेरा हाथ तो जा रहा था कि आई एम नॉट श्योर। नमस्ते, मैं हूँ विशाल नरेश प्रीति जेठवा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।